हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये कंप्यूटर सीरीज़ की चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस। हमने कोशिश की है कि आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर चीज़ इस वीडियो में हम अच्छी तरह कवर करें ताकि आपको एग्जाम के लिए सारा मटेरियल इसी वीडियो से मिले। कंप्यूटर के अलावा भी जनरल नॉलेज के बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इस चैनल पे कवर किए हुए हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी और आप हमारे एफर्ट्स अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा, लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर कंप्यूटर को यूज़फुल होना है तो उसको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट ज़रूर करना है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करने की कैपेबिलिटी जो है वो कंप्यूटर को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देते हैं, जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। और आज की दुनिया में बहुत से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं और कुछ ऐसे भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो दोनों काम एक साथ करते हैं, जैसे पिछली वीडियो में हमने टच स्क्रीन देखा। तो अब इनपुट डिवाइसेस का काम क्या है कि वो हमें मदद करते हैं कि हम जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो कंप्यूटर में एंटर करें। और उनका इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होती है, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म होती है, जिस फॉर्म में हम डेटा एंटर करते हैं उसको कन्वर्ट करे और उस डेटा को कंप्यूटर में सेंड करे, उसको कंप्यूटर में भेजे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और उसके बाद सीपीयू जो है वो उस डेटा को प्रोसेस करता है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी होंगी उसके हिसाब से, है ना। अब आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है कि जो भी रिजल्ट प्रोसेसिंग का सीपीयू से आया है उसको कंप्यूटर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस में भेजता है, ताकि जो भी रिजल्ट सीपीयू से प्रोसेसिंग के बाद आता है, आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है कि उसको डिस्प्ले करे या फिजिकली उसको प्रोड्यूस करे। मतलब क्या है, या तो अगर फॉर एग्जांपल डिस्प्ले मॉनिटर जो है वो अगर आउटपुट डिवाइस है तो ऑब्वियसली वो डिस्प्ले करेगा, वो दिखाएगा आपको उसका रिजल्ट। लेकिन अगर प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है तो उसको फिजिकली प्रोड्यूस करेगा, यानी उसका प्रिंट देगा, है ना। तो ये कैसे करता है आउटपुट डिवाइसेस? ये करते हैं कि जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है, जो डिजिटल फॉर्म में डेटा होता है, बाइनरी फॉर्म में डेटा होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। मतलब क्या है, इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो डेटा होता है उसको कन्वर्ट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, और फिर सीपीयू में भेजता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट डिवाइसेस में भेजता है। आउटपुट डिवाइसेस उसको वापस जो मशीन अंडरस्टैंडेबल या कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में डेटा होता है उसको वापस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ट्रांसफर कन्वर्ट करता है। समझ आ रही है आपको? और जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो हमें दो तरीके के आउटपुट देते हैं। एक सॉफ्ट कॉपी, मतलब जो टेम्परेरी फॉर्म में होती है, जो डिजिटल फॉर्म में होती है, मतलब जो कंप्यूटर में ही होता है, या आपके स्मार्टफोन में कोई वीडियो है, या ये वीडियो जो आप अपने फ़ोन पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, जहाँ भी देख रहे हो, ये जो है ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये टेम्परेरी फॉर्म है, डिजिटल फॉर्म है ना। और इसको आप फिजिकली कैरी नहीं कर सकते। लेकिन हार्ड कॉपी जो होती है वो एक किस्म की परमानेंट कॉपी होती है, जिसको आपने फिजिकली प्रोड्यूस किया हो, मतलब प्रिंट निकाला हो या प्लॉटर की मदद से कोई डायग्राम बनाई हो वगैरह। और इसकी वजह से ये जो फिजिकल कॉपी होती है, हार्ड कॉपी होती है, वो पोर्टेबल बहुत ज़्यादा बन जाती है और उसके लिए कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ताकि हम उसको पढ़ सकें या उसको देख सकें, कुछ भी, है ना। समझ आ रही है? तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन बाय वन आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हम आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे वो है मॉनिटर। और मॉनिटर को पहले विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता था, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ। और ये हमें इंफॉर्मेशन जो है वो पिक्टोरल फॉर्म या टेक्स्ट फॉर्म में दिखाता है। टेक्स्ट फॉर्म मतलब लिखित फॉर्म, और पिक्टोरल फॉर्म मतलब इमेजेस या वीडियो वगैरह, क्योंकि वीडियो जो है वो भी इमेजेस से ही बनती हैं। जब आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत सी इमेजेस इकट्ठे चलाते हो तो वो एक वीडियो की शक्ल लेती है। और मॉनिटर हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। मॉनिटर जो है वो बहुत किस्म के होते हैं, और जो पुराने ज़माने के मॉनिटर हुआ करते थे उनको कैथोड रे ट्यूब कहा जाता था। कैथोड रे ट्यूब या सीआरटी डिस्प्ले में क्या होता था कि इसमें एक वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी, जिसकी वजह से हम इमेजेस उस पर देखा करते थे, मतलब जिससे इमेजेस बनती थी। इसमें क्या मैकेनिज्म होता था कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी जिससे इलेक्ट्रॉन्स फायर होते थे, और ये इलेक्ट्रॉन जो फायर होते थे इसी को कैथोड रे कहते हैं, तभी इसका नाम पड़ा है कैथोड रे ट्यूब।
तो ये इलेक्ट्रॉन जो थे, जो फायर होते थे, ये एक स्क्रीन पे गिरते थे जिसके ऊपर फॉस्फोर लगा हुआ था, मतलब फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन। अब ये फॉस्फोर क्या होता है? ये एक मटेरियल होता है जिसको जब एनर्जाइज किया जाए, यानी उस पर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स फेंकोगे या अल्ट्रावायलेट लाइट फेंकोगे या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उससे लाइट निकलती है। ठीक है, तो फॉस्फोर इसी को कहते हैं, फॉस्फोर मटेरियल उसी को कहते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स फायर होते थे फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन पे, तो उस पे बहुत से कलर, अगर हम कलर टेलीविजन की बात करें या कलर मॉनिटर की बात करें, उसमें बहुत से कलर बनते थे, जिनमें से रेड, ग्रीन, ब्लू मेन थे, मतलब यही पिक्सल के मेन कलर होते हैं और इन्हीं से बाकी कलर बनते हैं। तो ये कलर बनते थे जिससे हमें इमेज दिखती थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन जो थी वो पूरे स्क्रीन को फटाफट स्कैन करती थी, इतनी तेज स्कैन करती थी कि हमें वो परस्यू नहीं होता था, बल्कि हमें पूरी पिक्चर दिखती थी। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन गन से फायर होते थे, उनको कंट्रोल करता था द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन, मतलब मैग्नेटिज्म की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किया जाता था कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ पे गिरने चाहिए। तो यहाँ पे ये याद रखना कि सीआरटी मॉनिटर जो थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करते थे। ये एमसीक्यू एक बार आया है, तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो पहले जो सीआरटी मॉनिटर्स होते थे वो मोनोक्रोम होते थे। मोनोक्रोम मतलब उनमें एक ही कलर होता था, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट, लेकिन ब्लैक एंड वाइट जो है उसमें एक ही कलर, ग्रे की शेड्स होती थी। डार्क मतलब ब्लैक जो था उसका मतलब था कोई कलर नहीं, और वाइट जो था मतलब वो सारे कलर्स मिला के, और बीच में जो बाकी शेड्स थी वो सारी ग्रे की शेड्स थी, तो इसलिए मोनोक्रोम कहा जाता था। ठीक है, और जो पहला कलर मॉनिटर आया वो आया 1954 में। जो सीआरटी टीवीज थे या मॉनिटर्स थे वो मोस्ट पॉपुलर डिजिटल टेक्नोलॉजी हुआ करते थे कंप्यूटर में या टीवीज में, वो बहुत देर तक रहे। और आजकल सीआरटी मॉनिटर्स जो हैं वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये मार्केट से बिल्कुल बाहर हो गए हैं, और इनको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, नई डिस्प्ले की टेक्नोलॉजीज, उन्होंने इनको आउट ऑफ मार्केट कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्प्ले मॉनिटर जो हैं वो हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या जिनको हम शॉर्ट में एलसीडी बोलते हैं। ये एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, मतलब जैसे हमने पीछे देखा ना सीआरटी डिस्प्ले, वो कितने बड़े, कितने बल्कि हुआ करते थे, और उनमें जो स्क्रीन सामने होती थी वो भी कर्व्ड होती थी। लेकिन एलसीडीज में इनका पूरा फॉर्म फैक्टर ही फ्लैट होता है ना, और इनकी जो सामने स्क्रीन होती है वो भी फ्लैट होती है। और ऑब्वियसली ये कंप्यूटर सिस्टम, टेलीविजन या स्मार्टफोन्स में भी इस्तेमाल होते हैं। और इनमें जो टेक्नोलॉजी होती है इमेज बनाने के लिए, वो लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब एलसीडी को हम पावर ऑन करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें दौड़ती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो इसमें लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो अपनी अलाइनमेंट चेंज करते हैं, और अलाइनमेंट चेंज करने की वजह से डिपेंडिंग अपॉन द पिक्चर, उससे कुछ लाइट जो ब्लॉक होती है और कुछ लाइट जो अलाउ होती है, मतलब पास थ्रू होती है थ्रू द लिक्विड क्रिस्टल्स, और उसकी वजह से इमेज बनती है। ठीक है, लेकिन इन एलसीडीज में एक प्रॉब्लम थी कि इनमें खुद की लाइट कोई नहीं हुआ करती थी। जो पिक्सल्स थे वो कलर्स तो बनाते थे, बट ब्राइटनेस जो है वो इनमें नहीं होती थी, मतलब इसमें बैकलाइट नहीं होती थी। तो बैकलाइट के लिए क्या किया गया कि कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप लगाए गए। जैसे आपको याद होगा पिछले ज़माने में वो ट्यूब्स हुआ करती थी ना, जिनको हम ट्यूबलाइट बोलते थे, वैसे ही इनमें पीछे से लगे होते हैं ताकि इनमें ब्राइटनेस आए। और जो कलर फिल्टर्स हैं वो रेड, ग्रीन, ब्लू, जो बेसिक कलर्स ऑफ पिक्सल होते हैं वो बनाते हैं, जिनकी मिक्सचर की वजह से बाकी कलर्स बनते हैं। और ये जो एलसीडी डिस्प्ले हैं ये जॉर्ज एच हेलमायर ने इन्वेंट किए थे 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉनिटर है लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर या एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर जो है वो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एलसीडी ही है, और ये बेटर परफॉर्मेंस देती है इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस, मतलब इनमें ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट, इनमें कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है, मतलब कलर्स में कितना डिफरेंस है। जिस डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्ट कम होता है उसमें जो इमेज होती है वो फीकी दिखती है, लेकिन जिस इमेज में कॉन्ट्रास्ट या जिस डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है उस पर इमेज जो है वो वाइब्रेंट दिखती है। और ये पावर कंजप्शन के हिसाब से भी बहुत अच्छे होते हैं। अब एलसीडी और एलईडी में डिफरेंस क्या है? इनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है, जो इनको अलग अलग बनाता है, वो है बैक लाइटिंग का डिफरेंस। मतलब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एलसीडी डिस्प्लेज में CCFLs इस्तेमाल होते थे फॉर बैक लाइटिंग, लेकिन एलईडी डिस्प्ले में, जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, लाइट एमिटिंग डायोड्स
इस्तेमाल होते हैं फॉर बैक लाइटिंग, जिसकी वजह से हमने देखा कि ब्राइटनेस भी अच्छी है, कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा है, पावर कंजप्शन भी अच्छा है और इससे स्लिमर डिज़ाइन भी बनते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि एलईडी डिस्प्ले जो होते हैं वो इतने पतले होते हैं कि वो मिलीमीटर्स में नापे जाते हैं। समझ आ रही है आपको? तो उसके बाद एलईडी की भी एक एडवांस वर्जन आया, वो है ऑर्गेनिक एलईडी, या जिसको हम ओलेड डिस्प्ले बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बैक लाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं, न सीसीएफएल न एलईडीज। इसमें क्या होता है कि जो पिक्सल्स होते हैं उनमें खुद लाइट होती है, वो खुद अपनी लाइट एमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं और एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट, एलईडी से भी अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इसमें परफेक्ट ब्लैक कलर हमें मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परफेक्ट ब्लैक कलर कैसे मिलता है? क्योंकि इनमें बैकलाइट नहीं ना होती, तो पिक्सल जो हैं वो खुद अपनी लाइट डालते हैं, तो जब पिक्सल को आप टर्न ऑफ करोगे तो वो बिल्कुल ही परफेक्ट ब्लैक कलर आपको देगा। समझ आ रही है आपको? लेकिन एलसीडी और एलईडीज में क्या होता था कि इनमें जो बैकलाइटिंग होती थी, अगर उनमें ब्लैक कलर दिखाना होता था तो उसके लिए बैकलाइटिंग जो थी वो सीसीएफएल हो या एलईडी हो, वो सिर्फ डिम होती थी, वो टर्न ऑफ नहीं होती थी कंप्लीटली। इसकी वजह से उसमें परफेक्ट ब्लैक नहीं दिखता था। लेकिन यहाँ पे पिक्सल पूरे टर्न ऑफ होते हैं, उनमें कोई लाइट ही नहीं होती है, तो उसकी वजह से परफेक्ट ब्लैक दिखता है, जो एक इंपॉर्टेंट बात होती है डिस्प्लेज के लिए। परफेक्ट ब्लैक दिखाने की वजह से डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ऊपर चली जाती है। और ओलेड का भी एक एडवांस वर्जन आया है जो आपके फ़ोन्स में अक्सर होता है अगर आपके पास कोई हाई एंड फ़ोन है, वो है एमोलेड डिस्प्ले, जिसका मतलब है एक्टिव मैट्रिक्स ओलेड। अब इसमें क्या है? इसमें सारे फीचर ओलेड के हैं, एक एक्स्ट्रा फीचर है इसमें। वो क्या है कि इसमें एक्टिव मैट्रिक्स होता है। मतलब क्या है कि हर एक पिक्सल के साथ, हर एक इंडिविजुअल पिक्सल के साथ अपना ट्रांजिस्टर होता है, जो हर एक इंडिविजुअल पिक्सल को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से फास्टर रेस्पॉन्स होता है और बेटर परफॉर्मेंस होती है। और इसमें रिफ्रेश रेट भी हाई होता है, रिफ्रेश रेट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा बैटरी एफिशिएंसी होती है। समझ आ रही है? इसमें हर एक पिक्सल इंडिविजुअली कंट्रोल होता है, ओलेड में ऐसा नहीं होता था, उसमें ब्लॉक में पिक्सल कंट्रोल होते हैं। ये क्लियर है? समझ आ गया आपको? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस जो है वो है प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये प्रिंट करता है कैरेक्टर्स, इमेजेस और सिंबल पेपर पे या किसी और चीज़ पे। प्रिंटर जो है वो बहुत टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। जो प्रिंटर एक लाइन एट ए टाइम प्रिंट करते हैं उनको बोलते हैं लाइन प्रिंटर्स, और वो प्रिंटर्स जो एक कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करते हैं उनको बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स। कैरेक्टर होता है लेटर, सिंबल वगैरह, मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझाया है। और जो कैरेक्टर प्रिंटर्स हैं उनकी जो स्पीड है वो नापी जाती है कैरेक्टर्स पर मिनट में। मतलब कितने कैरेक्टर एक प्रिंटर एक मिनट में लिखता है, प्रिंट करता है। और लाइन प्रिंटर्स की जो स्पीड है वो लाइन्स पर मिनट में नापी जाती है। लेकिन आज के मॉडर्न प्रिंटर्स जो हैं वो पूरे का पूरा पेज एक टाइम पे पूरा प्रिंट कर सकते हैं, तो उनकी स्पीड जो है वो पेजेस पर मिनट में नापी जाती है। डॉट्स पर इंच ये दिखाता है हमें रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, मतलब जो प्रिंट निकाला उसकी रेजोल्यूशन क्या है। और ये दिखाता है हमें कि डेंसिटी कितनी है डॉट्स की, जितने ज़्यादा डॉट्स उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन और उतनी ज़्यादा शार्पर पिक्चर और उतनी ज़्यादा शार्पर प्रिंट, ठीक है। प्रिंटर्स को हम और कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। इंपैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो मशीन्स होती हैं ना, मशीन पुराने ज़माने की लगभग वैसे ही काम करते थे, उनमें मैकेनिक्स होते हैं, वो डिजिटल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पुराने ज़माने के जो टाइपराइटर्स हुआ करते थे उनमें क्या होता था कि एक स्ट्राइकिंग एक्शन होता था। क्या होता था कि जब भी आप उस पर कोई कैरेक्टर का बटन दबाते थे तो उससे एक आर्म उठती थी, वो आर्म जो है वो पेज पे टकराती थी और उस आर्म के और पेज के बीच में एक रिबन होता था जिस पे इंक लगी होती थी। तो उस इंक की वजह से जो उस आर्म पे लेटर होता था वो चिपक जाता था वहाँ पे और वो छप जाता था, दैट मीन्स वो प्रिंट हो गया। समझ आ रही है आपको? लेकिन वो बहुत नॉइजी हुआ करते थे और अच्छा वो हाई रेजोल्यूशन प्रिंट निकालने के काबिल नहीं हुआ करते थे, और आज भी नहीं होते जो आज के इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। लेकिन अब मॉडर्न जो प्रिंटर्स हैं वो ज़्यादातर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। उनमें क्या है? उनमें ये स्ट्राइकिंग एक्शन जो है वो नहीं होता है।
उनमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे थर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल या इंकजेट टेक्नोलॉजी है वो इनमें यूज होती है। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स और उनमें से सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ये कैरेक्टर प्रिंटर है और ये कैसे काम करता है, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैसे काम करते हैं, मतलब बाय स्ट्राइकिंग एन इंक सोक्ड रिबन अगेंस्ट पेपर। और ये जो प्रिंटर है ये कैरेक्टर्स या ग्राफिक्स मतलब टेबल, इमेज वगैरह, वो कैसे बनाता है, बाय फॉर्मिंग पैटर्न ऑफ डॉट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे छोटे डॉट्स के पैटर्न बनाता है, उसी से टेबल वगैरह या कैरेक्टर, लेटर, अल्फ़ाबेट्स है वो ये प्रिंटर बनाता है। ये प्रिंटर जो है लगभग हर गवर्नमेंट ऑफिस में यूज़ होता है, जैसे रेलवे, तहसील ऑफिस, बैंक वगैरह। और इस प्रिंटर में स्पेशल काइंड ऑफ पेपर यूज़ होता है जिसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस पेपर, जिसमें परफोरेटेड होल्स होते हैं जिनको बोला जाता है ट्रैक्टर फीड होल्स। यहाँ पे आप देखिए जो एंड पे होल्स होते हैं इनको बोलते हैं ट्रैक्टर फीड होल्स। इससे क्या होता है कि इसमें एक ट्रैक्टर फीड मैकेनिज्म होता है, मतलब क्या है, इसमें एक कॉक जैसा होता है, वो इन होल्स में फंस के इस पेज को आगे आगे चलाता रहता है। ठीक है, इन प्रिंटर्स की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि ये बहुत अच्छे होते हैं कार्बन कॉपीज़, मतलब जब भी आपने कोई किसी चीज़ की कॉपी निकालनी हो उसके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि ये चीप होते हैं और रिलायबल होते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं, अच्छा प्रिंट हमें देते हैं, ताहम अच्छा, उतनी हाई रेजोल्यूशन वाला नहीं बट काम चलाओ। ठीक है, और इसमें मल्टीपल कॉपीज़ हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं और प्रिंट आउट्स भी इसमें काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, तभी ये गवर्नमेंट ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये नॉइजी बहुत होते हैं, अगर आप कभी बैंक गए हो, स्टेटमेंट प्रिंट कराई हो तो आपको पता होगा ये कितने नॉइजी होते हैं, स्लो भी होते हैं और लोअर क्वालिटी आउटपुट देते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस फोटो में किस टाइप का आउटपुट आपको देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रिंटर देखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है डेजी व्हील प्रिंटर, और ये एक पुराने टाइप का प्रिंटर था जिसमें एक रोटेटिंग व्हील हुआ करता था और रोटेटिंग व्हील में स्पोक्स हुआ करते थे जिन पे कैरेक्टर्स जो थे वो मोल्डेड हुआ करते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक छोटा सा अंदर जो है ये एक डेजी व्हील है, ये ज़्यादा छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, और उस पर ऐसे टाइप के स्पोक्स हुआ करते थे और आप देख सकते हैं इन्हीं स्पोक्स पे जो लेटर्स हैं वो मोल्डेड हैं। और इसको डेजी व्हील प्रिंटर क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसका जो रोटेटिंग व्हील था वो एक डेजी फ्लावर से रिजेंबल करता था। और इसका प्रिंटिंग का मैकेनिज्म क्या था कि जब भी कोई कैरेक्टर प्रिंट करना होता था तो ये पूरा जो व्हील है ये घूमता था, और जो कैरेक्टर प्रिंट करना होता था वो जब सामने आए तो फिर वो जो हमने पीछे पढ़ा वही प्रोसेस फॉलो होता था, मतलब एक हैमर जैसा उस कैरेक्टर को स्ट्राइक करता था, वो पेज के साथ लगता था, बीच में रिबन होता था, उसमें इंक होती थी, तो उसकी वजह से जो कैरेक्टर है वो पेज पे प्रिंट होता था। मगर इससे सिर्फ टेक्स्ट लिखा जाता था, कैरेक्टर्स लिखे जा सकते थे, इससे ग्राफिक्स, टेबल वगैरह नहीं बनते थे। ठीक है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये थी एज कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कि इसमें लेटर क्वालिटी के जो प्रिंट थे वो निकलते थे, मतलब इसमें हायर क्वालिटी के प्रिंट निकलते थे, मतलब ऐसे प्रिंट्स कि हम उनको एज कॉरस्पॉन्डेंस या एज ऑफिशियल लेटर उस प्रिंट को बेच सकते थे, उसको इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसमें काफ़ी लो क्वालिटी का प्रिंट निकलता था जो लेटर क्वालिटी का नहीं होता था, तो वो लेटर के काम वगैरह नहीं आता था। समझ आ रही है आपको? लेकिन ये जो प्रिंटर्स हैं ये आज आउटडेटेड हैं, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन थी टुवर्ड्स मॉडर्न प्रिंटर्स। क्लियर? नेक्स्ट है लाइन प्रिंटर्स। नाम से ही पता चलता है कि ये वो प्रिंटर्स हैं जो पूरी की पूरी एक लाइन एट ए टाइम प्रिंट कर सकते हैं। ये जो प्रिंटर हैं ऑब्वियसली ये हाई स्पीड प्रिंटर होते हैं और ये उन जगहों पे काम आते हैं जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट जो होता है वो प्रिंट करना होता है और स्पीड से करना होता है ना। लाइन प्रिंटर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है ड्रम प्रिंटर, इसमें एक रोटेटिंग ड्रम होता है जिसके ऊपर कैरेक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। ये तो स्पीड वाला होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स, फॉन्ट्स वगैरह चेंज करना पॉसिबल नहीं था, अगर था भी तो बहुत मुश्किल होता था। उसके बाद थे चेन प्रिंटर्स। चेन प्रिंटर्स में क्या होता था कि इनमें ऑब्वियसली एक रोटेटिंग चेन या बेल्ट होती थी जिसके ऊपर कैरेक्टर्स होते थे, और
ये भी हाई स्पीड होते थे, लेकिन ये सुपीरियर हैं ड्रम प्रिंटर से। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा हैं। इनमें आप कैरेक्टर्स, फॉन्ट वगैरह अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम इस सीरीज़ में जो नई वीडियो है वो जब अपलोड करें या कोई भी आगे वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, वो आपसे मिस ना हो। और आपका सब्सक्राइब करना हमें भी मोटिवेटेड रखता है कि हम ऐसा ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए आगे भी लाते रहें। शुक्रिया। अब हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, मतलब वो प्रिंटर जिनमें स्ट्राइकिंग एक्शन नहीं होता है, बल्कि ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं। और पहला जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है वो कैरेक्टर्स और इमेजेस कैसे बनाता है? बाय स्प्रेइंग माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप ऑफ इंक्स ऑन पेपर, या किसी भी चीज पे। ये सिर्फ पेपर पे प्रिंट नहीं करता है, बल्कि ये बहुत सी चीजों पे प्रिंट करता है। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर का मैकेनिज्म क्या है कि इसमें एक प्रिंट हेड होता है। प्रिंट हेड मतलब वो चीज जो इंक को स्प्रे करती है, और इसमें बहुत से छोटे छोटे नोजल्स होते हैं जिनको जेट्स बोलते हैं, है ना। और जब आपका पेपर या कोई चीज जिसको आपने प्रिंट करना होगा वो प्रिंट हेड के सामने से गुजरती है, तो ये नोजल जो हैं ये इंक स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स और इमेजेस पेज पे या किसी चीज पे बनते हैं। और इसमें जो इंक होती है वो कार्ट्रिज में रखी हुई होती है। इंकजेट प्रिंटर जो हैं वो काफ़ी एडवांस हैं इम्पैक्ट प्रिंटर से। क्यों? क्योंकि ये डिटेल्ड इमेज बनाते हैं और हाई रेजोल्यूशन इमेज या प्रिंट्स हमें देते हैं। इसकी वजह से ये फोटोज़ को प्रिंट करने के लिए या इंट्रिकेट डिज़ाइन, मतलब जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जो आप फोटोस्टैट शॉप पे अपना पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करवाते हैं वो भी इन्हीं प्रिंटर से नॉर्मली होता है। एक इंकजेट प्रिंटर जो स्टैंडर्ड टाइप का इंकजेट प्रिंटर होता है, मतलब क्या है, जो अक्सर नॉर्मली बिकता है, सबसे ज्यादा बिकने वाला इंकजेट प्रिंटर, उसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो 1200 बाई 1440 DPI होती है। ये प्रिंटर जो है वो बेस्ट माने जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा, फॉर फोटोज, कलर प्रिंटिंग या बाकी वर्सटाइल यूजेस के लिए। लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। क्या है? इनमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब होता है चलाने की। जब आपने खरीद लिया ना तब वो सस्ता पड़ता है, इसका मतलब इसकी इनिशियल कॉस्ट सस्ती होती है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको बार बार कार्ट्रिज खरीदनी पड़ेगी, और वो कार्ट्रिज काफ़ी महंगे बेचते हैं। और बहुत सी कार्ट्रिज में चिप्स वगैरह लगी होती है जो फॉल्स सिग्नल भेजते हैं प्रिंटर में कि ये जो कार्ट्रिज है वो खाली हो गई है। आपने स्कैंडल कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको चलाने की कॉस्ट काफ़ी हाई होती है एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर, जो हम आगे पढ़ेंगे। और ये लेजर प्रिंटर से स्लो भी होते हैं, इसलिए ये हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग के काम नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। ये एक वो प्रिंटर है जो एक पेज एट अ टाइम प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर ज़ेरोग्राफिक या इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रोसेस यूज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है? इसमें एक फोटो सेंसिटिव ड्रम होता है, मतलब वो ड्रम जो लाइट के साथ रिएक्ट करता है ना। तो जब इस प्रिंटर में कंप्यूटर से इनपुट आता है कि कोई इमेज प्रिंट करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक लेजर बीम बनती है जो इस फोटो सेंसिटिव ड्रम पे पड़ती है, लेजर बीम। ठीक है, और इस लेजर बीम की वजह से फोटो सेंसिटिव ड्रम पे एक इमेज बन जाती है। ठीक, और इस फोटो सेंसिटिव ड्रम पे जो इमेज बनती है उसके हिसाब से फिर इसी फोटो सेंसिटिव ड्रम पे एक कोट किया जाता है, मतलब इस पे लगाया जाता है टोनर। टोनर मींस पाउडर्ड इंक। पिछले इंकजेट प्रिंटर में हमने देखा उसमें लिक्विड इंक इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें पाउडर्ड इंक इस्तेमाल होती है जिसको टोनर बोलते हैं। ठीक है, जब ये टोनर फोटो सेंसिटिव ड्रम पे लगाई जाती है उसके बाद जो ये इंक है उसको ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि अब वो इंक जो है वो इमेज की शेप ले ली है ना उसने, तो उसको पेपर पे ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद हीट अप्लाई की जाती है ताकि वो परमानेंट हो जाए पेपर पे। उसकी वजह से शार्प और क्लियर टेक्स्ट बनता है या इमेजेस बनती हैं क्विकली। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है ये बहुत तेज होता है। ठीक है, जो टिपिकल स्टैंडर्ड एक लेजर प्रिंटर होता है उसकी रेजोल्यूशन होती है बिटवीन 600 टू 2400 DPI। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि ये प्रिंटर बहुत फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है, सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर। इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, बट इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट
काफ़ी कम होती है और ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के काम आता है। वही वजह है, सस्ता भी है और बहुत ज़्यादा तेज भी होता है। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट है थर्मल प्रिंटर, और हमें नाम से ही पता चलता है इसमें हीट का इस्तेमाल होता होगा। इसमें दो तरीकों से प्रिंटिंग की जाती है। या तो जो इंक है उसको हीट करके पेपर पे ट्रांसफ़र किया जाता है, या पेपर ही खुद जो है वो हीट सेंसिटिव होता है और उस पर सिर्फ हीट अप्लाई की जाती है, उसकी वजह से उसमें प्रिंटिंग होती है। इसमें जो ट्रेडिशनल इंक कार्ट्रिज या टोनर होता है उसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब इसमें दो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन सी? हीट सेंसिटिव पेपर, मतलब पहले केस में ऐसे थर्मल प्रिंटर्स होते हैं जिनमें पेपर ही जो होता है वो हीट सेंसिटिव होता है, मतलब उसमें कुछ केमिकल्स डाले हुए होते हैं जिसकी मदद से उसमें प्रिंटिंग होती है। होता क्या है कि जो प्रिंटर हेड होता है वो हीट अप्लाई करता है टू द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ पेपर, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है और उसकी वजह से इमेज या टेक्स्ट बनता है। ठीक है। या क्या होता है, दूसरा तरीका है थर्मल ट्रांसफर। इसमें क्या है कि हीटेड प्रिंट हेड जो है वो मेल्ट करता है वैक्स या रेजिन बेस्ड इंक को, और उसकी वजह से क्या होता है कि पेपर या लेबल पे प्रिंट हो जाता है। समझ आया आपको? ज्यादातर थर्मल प्रिंटर जो होते हैं वो मोनोक्रोम्स होते हैं, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जिसको नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन मैंने पीछे समझाया ये शेड्स ऑफ ग्रे होती है ना। थर्मल प्रिंटर जो हैं वो रिसीट, लेबल्स, बारकोड, टिकट्स वगैरह को प्रिंट करने के लिए लगते हैं, जो शॉर्ट टर्म यूज के लिए होती हैं, लेकिन ज़्यादा प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहीं पे कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करते हैं तो वहाँ से वो आपको एक रिसीट देते हैं जो इसी थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट हुई होती है। आप यहाँ पे भी इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है 3D प्रिंटर। और 3D प्रिंटर जो है, नाम से पता चलता है हमें कि ये एक एडवांस्ड आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। आपको समझ आ रही है बात? पिछले जो हमने प्रिंटर्स पढ़े वो चीज़ों को सिर्फ प्रिंट करते थे 2 डायमेंशन में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स पूरा चीज़ बनाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक 3D प्रिंटर है और इसमें इसने कोई चीज़ बनाई हुई है ना। और ये काम कैसे करता है? ये मटेरियल को लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करता है जिसकी वजह से चीज बनती है, और वो चीज जो भी आपने बनानी है वो डिजिटल डिजाइन पे बेस्ड होती है। मतलब ऑब्वियसली वो डिजाइन जो है वो आपने कंप्यूटर में बनाया होता है, फिर इसको आप कमांड देते हो और वो चीज को प्रिंट करता है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी मदद से बहुत कॉम्प्लेक्स शेप आप बना सकते हो, जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, जो मतलब आज की मैन्युफैक्चरिंग है, नॉर्मल वाली मैन्युफैक्चरिंग, उससे बनाना बहुत मुश्किल है। और इसकी की एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या हैं कि ये कस्टमाइजेशन में बहुत काम आता है। मतलब जो भी आपने चीज़ बनानी है आप अपने हिसाब से वो चीज़ बना सकते हो, और इसकी मदद से कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी बनाए जा सकते हैं। और ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे इसमें वेस्ट भी कम होता है। ठीक है। और ये किस काम आता है? ये प्रोटोटाइपिंग के काम आता है। मतलब कोई अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई चीज़ बनानी है जो आपने मार्केट में बेचनी है, लेकिन उसको पहले टेस्ट करने के लिए तो बनाओगे, जो टेस्ट करने के लिए आप बनाओगे उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो उसके काम आता है ये। हेल्थ केयर के काम आता है, मतलब हेल्थ केयर में 3D प्रिंटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आगे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ तक बोला जाता है कि इनसे ऑर्गन्स तक आप प्रिंट कर पाओगे फ्यूचर में। और उसके बाद नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग के काम तो आता ही है और बाकी कामों में भी ये आता है, लेकिन फिलहाल ये बहुत स्लो हैं। लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी है तो आगे आगे उम्मीद है ये और तेज़ हो जाएंगे, स्पीड इनकी बढ़ जाएगी। उसके बाद इनमें मटेरियल लिमिटेशन है। मतलब क्या है कि इनमें आप कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हो चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, उसमें अभी लिमिटेशन है। हर एक मटेरियल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बट वही बात है कि ये नई इन्वेंशन है, आगे आगे इसमें बहुत एडवांसमेंट आएगी। लेकिन और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग लगती है। मतलब जब प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसको एंड पे फाइन ट्यून करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, तब जाके प्रोडक्ट पूरा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर का काम क्या है? प्रोजेक्टर का काम है प्रोजेक्ट करना इमेजेस, वीडियोस वगैरह को। ये क्या करता है? ये बहुत बड़े सरफेसेस पे जैसे स्क्रीन या वॉल पे विजुअल कंटेंट को डिस्प्ले करता है, जैसे इमेजेस, वीडियोस, प्रेजेंटेशन वगैरह।
और इसको इनपुट कहाँ से मिलता है? इसको इनपुट कंप्यूटर, मीडिया प्लेयर या फ़ोन वगैरह से भी इसको इनपुट मिलता है। और ये सूटेबल किस लिए होता है? प्रेजेंटेशंस के लिए, एंटरटेनमेंट मतलब मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, या एजुकेशनल पर्पसेस मतलब जैसे आज के जो क्लासरूम्स होते हैं उनमें अक्सर प्रोजेक्टर लगे हुए होते हैं जिससे आप प्रेजेंटेशन वगैरह बच्चों को दिखा सकते हो। इसमें क्या होता है कि ये एक ब्राइट लाइट शाइन करता है थ्रू टाइनी कंपोनेंट्स। वो मिरर हो सकते हैं या लिक्विड क्रिस्टल हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है जो प्रोजेक्टर है वो कितना अच्छा है, कितना महंगा है ना। अगर महंगा प्रोजेक्टर होगा तो उसमें लिक्विड क्रिस्टल्स होंगे जिसकी वजह से इमेज बनती है दीवार पे या स्क्रीन पे। और उसके बाद क्या करता है कि इसमें बाहर एक, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक लेंस लगा होता है जिसके थ्रू ये इमेज बाहर जाती है और वो इमेज क्लियर हो जाती है और विजिबल हो जाती है टू द ऑडियंस। समझ आ रही है आपको? तो सिंपल सी बात यह है कि प्रोजेक्टर का काम यह है कि जो छोटी स्क्रीन पे कंटेंट है उसको बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना, बड़ी स्क्रीन पे दिखाना, ताकि लार्जर ऑडियंस जो है वो कैटर हो सके, वो उसको देख सके। नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है और जो बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? एक स्पेशलाइज्ड आउटपुट डिवाइस है, मतलब ये स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। वो क्या है कि ये हाई क्वालिटी लार्ज स्केल ग्राफिक्स बनाता है, जैसे आर्किटेक्चरल डिजाइन, जैसे किसी पुल, किसी बड़ी बिल्डिंग का डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन, बड़े बड़े मैप्स या पोस्टर बनाने के ये काम आता है। जो नॉर्मल प्रिंटर्स होते हैं ना वो यूज करते हैं डॉट्स टू क्रिएट इमेजेस, टेक्स्ट वगैरह, है ना, तभी उनकी रेजोल्यूशन डॉट्स पर इंच डीपीआई के अकॉर्डिंग नापी जाती है। बट प्लॉटर जो हैं वो पेन्स, पेंसिल या कटिंग टूल का यूज करते हैं जिससे कॉन्टिन्यूअस लाइन, ना कि डॉट्स, कॉन्टिन्यूअस लाइन बनती हैं। और ये किस लिए यूज होते हैं? प्रिसीजन वर्क के लिए, मतलब ये उस काम के लिए यूज होते हैं जहां पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, बड़ा एग्जैक्ट प्रिसाइज वर्क होना चाहिए, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल प्रिंटर्स हैं ना वो प्रिंट करते हैं, वो किसी इमेज को प्रिंट करते हैं, लेकिन ये जो है ना ये किसी इमेज को ड्रॉ करते हैं ऑलमोस्ट, है ना। जैसे ड्राइंग करते हैं ना, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें पेन लगा होता है या पेंसिल लगी होती है या कटिंग टूल लगा होता है जिससे पेज को काट के शेप दी जाती है। ये वैसे प्रिंट नहीं करता है जैसे ट्रेडिशनल प्रिंटर्स प्रिंट करते हैं। समझ आ रही है आपको? प्लॉटर आज भी यूज होते हैं बट स्पेशलाइज्ड फील्ड में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कहाँ कहाँ यूज होते हैं। लेकिन जो कुछ प्लॉटर्स थे, पेन बेस्ड प्लॉटर, जो मॉडर्न लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर्स हैं, मतलब वो प्रिंटर जो बड़े बड़े पेजेस प्रिंट करते हैं, या कटिंग मशीन जो हैं उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया है। प्लॉटर जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। ड्रम प्लॉटर, वो प्लॉटर जिसमें पेपर जो है जिस पे आपने प्रिंट करना है या प्लॉट करना है, वो क्या करता है, वो एक ड्रम के इर्द गिर्द उसको लपेटा जाता है, उसके बाद पेन जो है वो भी आगे पीछे घूम के उस पे इमेज बनाता है। ये जो होते हैं ये कॉम्पैक्ट है, मतलब जगह को बचाने के काम आते हैं, और लार्ज और कॉन्टिन्यूअस डिजाइन के लिए ये बहुत काम आते हैं। उसके बाद होते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर, जैसे ये वाला प्लॉटर है। इसमें क्या है, इसमें एक स्टेशनरी सरफेस पे पेपर रखा जाता है, उसके ऊपर पेन लगाया जाता है, जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं, या पेंसिल लगाई जाती है जो आगे पीछे घूम के एक्स वाई एक्सिस में घूमती है और डिजाइन जो है वो बनाती है। ये ज्यादा प्रिसाइज होता है। कौन सा? फ्लैट बेड प्लॉटर। लेकिन मसला ये है कि ये बड़ा होता है साइज में और कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग डिजाइन के लिए काम नहीं आता है, क्योंकि फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होता है कि पेज की साइज की लिमिट होती है, लेकिन ड्रम में आप लंबा पेज डाल सकते हो जो चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा। समझ आ रही है आपको? अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग आउटपुट डिवाइसेस। और पहली टर्मिनोलॉजी है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज है जो आपको स्क्रीन या डिस्प्ले पे दिखे, मतलब इमेज का सबसे छोटा हिस्सा जिनको मिलके पूरी इमेज बनती है। हर एक पिक्सल 3 सब पिक्सल्स का बना होता है जिनके अपने अपने कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन या ब्लू, और इन्हीं को मिलके बाकी सारे जो इमेज में कलर होते हैं वो बनते हैं। मतलब ये जो आरजीबी कलर्स हैं ये अपने कलर्स अलग अलग इंटेंसिटी में डालते हैं या अलग अलग मिक्सचर में करते हैं ताकि बाकी कलर्स बन जाते हैं, है ना। और इन्हीं पिक्सल को मिलके एक पूरी इमेज बनती है।
नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन को हम दो कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। एक प्रिंट में, प्रिंट की बात अगर करें तो कितने डॉट्स एक प्रिंट पूरे प्रिंट में हैं उसको बोलेंगे प्रिंट की रेजोल्यूशन, जिसको हमने पीछे भी पढ़ा डीपीआई, डॉट्स पर इंच। लेकिन अगर हम इमेज की बात करें या डिस्प्ले की बात करें तो हम देखते हैं कितने पिक्सल्स उस इमेज या डिस्प्ले में हैं, और जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन उतनी ज़्यादा डिटेल उस इमेज में और उतनी शार्पर वो पिक्चर होगी। और स्क्रीन या इमेज के कंटेक्स्ट में इसको विड्थ इंटू हाइट इन पिक्सल में नापा जाता है। जैसे 1920 इंटू 1080 पिक्सल, अगर आपको पता होगा तो इसको हम फुल एचडी कहते हैं। और अगर हम प्रिंट की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा कि इसको डीपीआई में नापते हैं। ठीक है, उसके बाद है पिक्सल पर इंच। जैसे डीपीआई क्या होता है, डॉट्स पर इंच, वो लेकिन प्रिंट के कंटेक्स्ट में होता है। वैसे ही स्क्रीन के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं पिक्सल डेंसिटी इन पिक्सल पर इंच, पीपीआई जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है हमें, ऑब्वियसली जो मैंने कहा कि कितने पिक्सल पर इंच किसी इमेज में या डिस्प्ले में पैक्ड हैं, और जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज्यादा वो इमेज शार्पर होगी। ठीक, नेक्स्ट है कलर डेप्थ। कलर डेप्थ का मतलब है कि कितने कलर एक डिस्प्ले या कोई प्रिंट जो आपने निकाला है वो आपको दिखा सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और इसको बिट्स में नापा जाता है, और जितनी ज्यादा कलर डेप्थ होगी उस पिक्चर में या उस डिस्प्ले में ज्यादा कलर्स होंगे, ज्यादा कलर वेरिएशन होगी, मतलब उसमें आप ज्यादा कलर दिखा सकते हो और रिचर और खूबसूरत अच्छी वाइब्रेंट इमेज होगी। अगर हम 8 बिट कलर डेप्थ की बात करें तो वो 256 कलर सिर्फ दिखा सकती है। लेकिन जंप देखिए आप, 16 बिट कलर डेप्थ अगर किसी डिस्प्ले की या इमेज की होगी तो वो 65,536 कलर दिखा सकती है, एंड सो ऑन। उसके बाद आता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब है कि कोई स्क्रीन जो है वो अपनी इमेज, जो उस स्क्रीन पे इमेज होती है, वो पर सेकंड कितनी बार रिफ्रेश करती है, और इसको हर्ट्ज में नापा जाता है। और ऑब्वियसली जितना हायर रिफ्रेश रेट होगा, जैसे 120 हर्ट्ज, मतलब एक डिस्प्ले 120 बार अपनी इमेज जो डिस्प्ले है वो एक सेकंड में रिफ्रेश करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि स्मूदर मोशन आती है। मतलब जब भी आप कोई नई चीज खोलोगे या ऊपर नीचे स्क्रॉल करोगे तो बहुत स्मूथ इमेज होगी, स्पेशली इन वीडियोस एंड गेमिंग। और आपको पता है आज के फोन इस बेसिस पे भी मार्केट किए जाते हैं, बेचे जाते हैं कि इसमें बहुत हाई रिफ्रेश रेट होता है। लेकिन आपको यह पता होगा कि आईफोन जो हैं वो अभी 60 हर्ट्ज के जो पुराने ज़माने का रिफ्रेश रेट है उसी पे अटका हुआ है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन जो हैं वो 120 बल्कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ भी आते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ट्रास्ट रेशियो। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस। तो किसी इमेज में, किसी डिस्प्ले में उसका सबसे ब्राइट पार्ट और उसका सबसे डार्क पार्ट जो है उसमें कितना डिफरेंस है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो। और जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा उतनी वाइब्रेंट कलर्स होंगे उस पिक्चर में और उतने डीपर ब्लैक्स होंगे उस कलर में। ठीक है, उसके बाद आता है निट्स। निट्स जो है वो किसी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को नापने के काम आता है। तो जितना ज़्यादा निट्स उतनी ज़्यादा ब्राइटर इमेज, उतनी ज़्यादा ब्राइटर डिस्प्ले, और उतना ज़्यादा आप उसको वेल लिट एनवायरनमेंट में अच्छी तरह देख सकते हो। जैसे धूप में अच्छी तरह देख सकते हो उस डिस्प्ले में जिसमें ज़्यादा निट्स होते हैं। और नॉर्मली आपने सुना होगा, अगर आपने मोबाइल वगैरह खरीदा होगा नया, किसी में 1500 निट्स, किसी में 1700 निट्स, ऐसे ऐसे निट्स होते हैं। उसके बाद आता है आस्पेक्ट रेशो। आस्पेक्ट रेशो क्या होता है कि किसी स्क्रीन का विड्थ टू हाइट रेशो। और नॉर्मली क्या होता है, जो आपके फ़ोन भी नॉर्मली होते हैं या हमारे डिस्प्लेज होते हैं, उनमें 16:9 जो रेशो होता है वो होता है। हमारे टीवीज़ में भी वही होता है, मॉनिटर्स वगैरह में होता है। ठीक है, इस स्लाइड पे अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, इसको आप पॉज करके पढ़िए। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके आगे आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी। तब तक आप मेहनत कीजिए बट सेहत का भी ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।